Hello and welcome back to All Round Teaching. So, welcome to part 3 of 500 plus MCQ सीरीज ऑफ इंग्लिश जो कि हमने शुरू की है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए। आज तीसरा पार्ट है इसका, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ नए इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। और हमने आपको पहले ये बात बोल दी है, फिर से बोल देते हैं पार्ट 3 में कि ये जो हम 500 प्लस MCQs इंग्लिश सीरीज के डिस्कस कर रहे हैं जेके पुलिस कांस्टेबल के लिए, जो 25 आपको पेपर में कल मिलेंगे इंग्लिश सेक्शन के ऑब्जेक्टिव्स, वो आपको डेफिनेटली हमारी इसी सीरीज में से मिलेगी। और जितने भी बाकी सेगमेंट्स हैं उन पे भी एमसीक्यू सीरीज जो हम चलाएंगे, उन्हीं में से आपको कल को एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मोर देन 90%। क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं हम काफ़ी एनालिसिस, रिसर्च और स्टडी करने के बाद आपके लिए ला रहे, ताकि आपकी सिलेक्शन में हमारा भी हाथ हो, आपकी कामयाबी में हम भी आपका साथ दें और आप उस कामयाबी तक पहुंच जाए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। और पहले जो कुछ क्वेश्चन है ये जम्मू एंड कश्मीर फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट 2024 का जो पोस्ट है उसी पेपर के कुछ क्वेश्चन हमने पहले लिए हैं इस सेक्शन में। जो वाले इंपॉर्टेंट है उनको लिया है, उसके बाद और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। सो आज का जो पहला सवाल है हमारे पास वो है ए स्नेक इन द ग्रास। ये एक ईडियम है, ए स्नेक इन द ग्रास। इसका मतलब क्या होता है? और ये बखूबी आपको याद होगा कि इस पे कितनी कंट्रोवर्सी हुई थी तब जब ये पेपर में दिखा था। काफ़ी दिन ये सोशल मीडिया पे भी सर्कुलेट हुआ था, क्योंकि इसके जो ऑप्शंस थे वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल थे, तो एक पर्टिकुलर ऑप्शन बन नहीं पा रहा था। लेकिन यहाँ पे जितने भी कंट्रोवर्शियल ऑप्शंस थे यहाँ पे मैंने उनको हटा दिया है, ताकि आप किसी कंट्रोवर्सी में ना फंसो और आप परेशान ना हो। ये आंसर सही है कि वो आंसर सही है। और यहाँ स्नेक इन द ग्रास का मतलब जो होता है, राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अनरिकॉग्नाइजेबल डेंजर। अनरिकॉग्नाइजेबल डेंजर ईडियम के जरिए हम बोलते हैं इसको एज स्नेक इन द ग्रास। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? सिनोनिम ऑफ द वर्ड एडमोनिश का सिनोनिम हमें ढूंढना है, यानी सिमिलर मीनिंग वर्ड कौन सा है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज थ्रेटन। थ्रेटन जो है ये एक सिनोनिम है एडमोनिश का। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इंसर्ट प्रॉपर प्रिपोजिशन इन द सेंटेंस। प्रॉपर प्रिपोजिशन का इस्तेमाल हमें यहाँ पे करना है। ही हिंटेड डे सम लॉस ऑफ ट्रेजर। ही हिंटेड एट सम लॉस ऑफ ट्रेजर। जब हम किसी की चीज की तरफ इशारा या हिंट करते तो वहां पे हम एट प्रिपोजिशन का इस्तेमाल करते। सो ही हिंटेड एट सम लॉस ऑफ ट्रेजर विल बी द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारे पास, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द बॉयज वायर प्लेइंग क्रिकेट। एक्टिव पेशिव है, हमें सही ऑप्शन देखना है कि कौन सा है। सेंटेंस क्या है? द बॉयज वीआर प्लेइंग क्रिकेट। बॉयज जो है क्रिकेट खेल रहे थे। हैड बीन तो नहीं आएगा, बीइंग का इस्तेमाल यहाँ पे होगा क्योंकि ये जो है कंटिन्यूस सेंटेंस बोला जा रहा है। हैज बीन भी नहीं होगा, वॉज के साथ बीइंग का इस्तेमाल होगा। यहाँ वॉज है, बीइंग नहीं है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। और सही आंसर जो बनेगा वो बनेगा क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल। आर्टिकल का यूज करना है हमें सही आर्टिकल का। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन डैश वेस्ट। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। जब भी यूनिवर्सल फैक्ट है उसके जो गिवन आर्टिकल्स होते हैं, गिवन वर्ड्स होते हैं, वही रहते हैं, हम चेंज नहीं कर सकते। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ईस्ट में चढ़ता है और सेट जो है वेस्ट में होता है। ईस्ट और वेस्ट दोनों के साथ द का इस्तेमाल होगा। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करना है हमें। यहाँ पे सेंटेंस क्या बोल रहा है? If had left early like every time Alice did, I dash sitting here now listening to all this rubbish। अगर मैं टाइम पे निकला होता तो मैं यहाँ पे बैठा होता, ये सारा मैं सुन रहा होता, ये सारा बकवास। सो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वुड नॉट बी। यानी कि सेंटेंस क्या कह रहा है? अगर मैं इफ आई हैड अर्ली, अगर मैं जल्दी निकला होता जैसे मैं हर बार निकलता था, आई वुड नॉट बी सिटिंग हियर, मैं यहाँ पे बैठा हुआ नहीं होता और ये सारा बकवास नहीं सुन रहा होता। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये सेंटेंस कह रहा है। सो अकॉर्डिंगली जो है ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास?
पिक आउट द रिलेटिव क्लॉज इन द सेंटेंस। रिलेटिव क्लॉज एक और इसी पेपर का एक और क्वेश्चन है जिस पे भी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को ठीक किया है तब जब ये पेपर में आया था, तो थोड़ा सा इसमें एरर था क्वेश्चन में ही, दैट्स वाई तब इसका कोई सही आंसर नहीं बन रहा था और काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स परेशान हुए थे, लेकिन उस एरर को मैंने निकाल के उस क्वेश्चन को सही बनाया। हमें इसमें एक रिलेटिव क्लॉज ढूंढना है। नेहा प्लेड व्हेन इवनिंग केम, इसमें से कौन सा रिलेटिव क्लॉज है आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज व्हेन इवनिंग केम। व्हेन इवनिंग केम जो है सही आंसर बनेगा, और यही जो है एक रिलेटिव क्लॉज इस सेंटेंस में है। तब रिलेटिव नहीं था, मिस हुआ था, दैट्स व्हाई कंट्रोवर्सी हुई थी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 था हमारे पास, change the narration. He said to us, why are you all sitting about there doing nothing? change the narration का सेंटेंस और राइट आंसर जो इसका है वो कौन सा बनेगा? डेफिनेटली वो ऑप्शन नंबर 1 सेकेंड, वो जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बनेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सी। ही आस्क्ड अस व्हाई वी वर ऑल सिटिंग अबाउट देयर डूइंग नथिंग विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे चले। क्वेश्चन नंबर 9 पे जो हमारे पास है फिर से आर्टिकल का है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हमने आपके लिए लाए हैं, पेपर से नहीं है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड है। आर्टिकल्स के क्वेश्चन से पहले कुछ इनको हमें देखना है, क्या पेयर ऑफ आर्टिकल्स का यूज़ करना है। डैश यंगेस्ट बॉय हैज़ जस्ट स्टार्टेड गोइंग टू डैश स्कूल, पहले में और दूसरे में क्या करेंगे? क्योंकि यंगेस्ट याद रखना आपको, जहां भी सुपरलेटिव फॉर्म होगी, सुपरलेटिव फॉर्म के साथ हमेशा द का इस्तेमाल होता है, ये आपको याद रखना है। जैसे द यंगेस्ट, द टॉलेस्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट, द क्विकेस्ट, इन सब के साथ द का इस्तेमाल होता है। सो यहाँ पे भी जो है द का इस्तेमाल होगा। द यंगेस्ट बॉय हैज जस्ट स्टार्टेड गोइंग टू द स्कूल, अगेन द जो है राइट सही रहेगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर बनेगा, द यंगेस्ट बॉय गोइंग टू द स्कूल, क्योंकि एक पर्टिकुलर यंगेस्ट बॉय की बात हो रही है तो स्कूल अपने आप जो है पर्टिकुलर बन जाएगा। मूविंग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? यू शुड ऑलवेज कैरी डैश अम्ब्रेला विद यू। आपको पता है जब भी वॉवेल साउंड हो तो हम एन का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यू शुड ऑलवेज कैरी एन अम्ब्रेला विद यू। मूविंग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, अगेन फ्रॉम आर्टिकल, द थीफ वाज सेंट टू प्रिजन। थीफ जो है उसको जेल भेजा गया। यहां पे अगर हम देखें राइट आंसर जो बनेगा, काफी सारा आप में से बोलेंगे द प्रिजन, लेकिन राइट आंसर यहां पे बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नो आर्टिकल। यहां पे किसी भी आर्टिकल के इस्तेमाल नहीं होगा, सेंटेंस एज इट इज सही है। द थीफ वाज सेंट टू प्रिजन, थीफ को जेल भेजा गया। इसमें कोई पर्टिकुलर जेल बनाने की जरूरत नहीं है, ना ही कॉमन बनाने की जरूरत है। सो सेंटेंस इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारे पास? फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशंस। अब हमें यहाँ पे प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल करना और सही प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल करना है। सेंटेंस क्या कह रहा है? प्लीज वेट डैश मी, आई एम कमिंग विद इन 5 मिनट्स। मेरा इंतजार करो, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। प्लीज जब भी हम किसी को बोलते हैं मेरा वेट करो तो हम बोलते हैं फॉर, प्लीज वेट फॉर मी। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, ही फेल्ट डैश लव विथ साक्षी। जब हम किसी के साथ किसी चीज में गिरते हैं तो हम क्या बोलते हैं? ही फेल इन बोलते हैं। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ही फेल इन लव विथ साक्षी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, आई गॉट यूर पार्सल डैश ट्यूजडे। मैंने आपका पार्सल जो है वो लिया ट्यूजडे को। जब हम किसी चीज को लेते हैं किसी पर्टिकुलर डेट पे तो वहां पे हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, आई गॉट यूर पार्सल ऑन ट्यूजडे। इसके अलावा अगर आपको डिटेल्ड ग्रामर के टॉपिक्स पढ़ने हैं तो उसके भी वीडियोस ऑलराउंड टीचिंग पे मौजूद है, आप जाके उनको डिटेल में पढ़ सकते हो और सारे रूल्स जो है वो जान सकते हैं ताकि ग्रामर पोर्शन को आप स्ट्रॉन्ग करो। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्लेस द अंडरलाइनेड पार्ट विद द राइट ऑप्शन। अब क्या करना है हमें? जो अंडरलाइनेड पार्ट हर एक सेंटेंस में है उसको हमें रिप्लेस करना है सही वाले ऑप्शन से। तो पहला क्या है हमारे पास? डू यू थिंक इट इज स्नोविंग एट द वीकेंड। इज स्नोविंग जो है इसको हमें रिप्लेस करना है, कौन सा सही ऑप्शन बनेगा? अगर हम राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज विल स्नो। डू यू थिंक इट विल स्नो एट द वीकेंड, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही, फ्यूचर में हम विल का इस्तेमाल करते और विल के साथ हम सुनो का इस्तेमाल करेंगे। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पे चले। क्वेश्चन नंबर 16 था हमारे पास, इज द कोट ओके, यस आई एम टेकिंग इट। आई तो यहां तक, आई तक जो है ठीक है, एम टेकिंग इट को हमें रिप्लेस करना है, इज द कोट ओके, यस
विल आई टेक इट विल बी द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी जो है सही बनेगा। इज द कोट ओके, क्या ये कोट जो है ठीक है? वहां से जवाब आता है यस, और फिर क्या बोल रहे हैं हम? आई विल टेक इट, मैं इसको लेता हूं। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। मूविंग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, दिस टाइम ऑन संडे वी आर गोइंग टू स्की इन फ्रांस। आर गोइंग टू स्की जो है हमें इसको रिप्लेस करना है सही सेंटेंस से, और किससे हम रिप्लेस इसको करेंगे? राइट आंसर जो बनेगा, अगेन फ्यूचर की बात हो रही तो विल का इस्तेमाल होगा, दैट मीन्स विल स्की। दिस टाइम ऑन संडे, संडे को इस टाइम पे वी विल स्की इन फ्रांस, हम फ्रांस में स्की कर रहे होंगे। स्की जो है इटसेल्फ वर्ब है, तो गोइंग की यहाँ पे जरूरत नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो हमारे पास है वो क्या है? डिटरमाइन द क्लॉज ऑफ द डिटरमाइन द क्लॉज हाईलाइटेड इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस में एक क्लॉज को हाईलाइट किया गया है, हमें उस क्लॉज को पहचानना है कि ये कौन सा क्लॉज है, कौन से क्लॉज को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। पहला क्या है हमारे पास? पहला सेंटेंस है, द बैंकर्स नीड टू नो व्हाट दे शुड डू। व्हाट दे शुड डू जो है ये अंडरलाइन है, हमें पहचानना है ये कौन सा क्लॉज है। राइट आंसर की बात करें, ये जो है नाउन क्लॉज है, क्योंकि बैंकर्स की यहाँ पे बात हो रही है, बैंकर्स की बात हो रही है यहाँ पे। उनको पता करना है व्हाट दे, उनको क्या करने की जरूरत है, उनको जो है वो इन बैंकर्स की बात हो रही है। जो बैंकर्स है वो नाउन है, तो ये क्लॉज जो है ये एक नाउन क्लॉज बनता है। क्लॉजेस भी पे भी और हम टीचिंग पे एक डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं अगर आपको इसके रूल्स पता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चले। अगेन क्लॉज को हमें ढूंढना है, विच वन इज द पर्सन हु स्टोल योर पेन। कौन सा इंसान है, सॉरी कौर, जिसने आपकी गाड़ी चुरा ली, तो ये कौन सा क्लॉज है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एडजेक्टिव क्लॉज। ये जो है यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि विच वन इज द पर्सन, यानी कि वो कौन सा इंसान है, हु स्टोल योर कार, जिसने आपकी गाड़ी ले ली, यानी कि स्टोल की बात हो रही है, गाड़ी की बात हो रही है, और ये क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव है, क्योंकि उस पर्सन की बात हो रही है जो कि थीफ है, जिसने स्टोल किया है कोई चीज। जब हम नाउन को मॉडिफाई करते हैं किसी चीज से, जैसे स्टोल से, थीफ से हमने नाउन को मॉडिफाई किया, तो ये उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, और ये एडजेक्टिव क्लॉज बन जाता है अकॉर्डिंगली। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 थे हमारे पास, वेन एवर देयर इज अ लार्ज अमेरिकन सिटी देयर विल बी पुअरिटी। वेन एवर देयर इज ए लार्ज अमेरिकन सिटी तक अंडरलाइन है, हमें पहचानना है ये कौन सा क्लॉज है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो है इसका वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एडवर्ब क्लॉज। ये जो है यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज है। एडवर्ब उसको हम बोलते हैं जो वर्ब को क्वालिफाई करे। वेन एवर देयर इज अ लार्ज अमेरिकन सिटी, लार्ज अमेरिकन सिटी की बात करें, ये जो है इसको एडवर्ब क्लॉज बनाता है, और ये जो क्लॉज है एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 से हमारा कौन सा टॉपिक शुरू होता है? यहां से चेंज द नरेशन का टॉपिक शुरू होता है, और पहला जो है वो क्या है? रोहन सेड आई एम गोइंग। रोहन ने बोला कि मैं जो हूं जा रहा हूं। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रोहन सेड दैट ही वाज गोइंग। रोहन ने बोला, इन्वर्टेड कॉमास हट जाते, इसकी जगह देट आता है, जो रूल है। आई जो है उल्टा कन्वर्ट होता है, यानी कि ही में एम प्रेजेंट है, पास्ट में कन्वर्ट होगा वाज, तो गोइंग जो है गोइंग ही रहेगा। सो ये बनेगा रोहन सेड दैट ही वाज गोइंग, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पे चले। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, जर्मन इज इजी टू टीच शी सेड। उसने बोला जर्मनी जो है आसान पढ़ाना है। इसको क्या होगा यहाँ पे, कौन सा आंसर इसका सही है? सबसे पहले अगर हम देखें, जो शी सेड जो है ये पहले आएगा, शी सेड ही रहेगा, इन्वर्टेड कामा हट जाएंगे, इनकी जगह दैट आएगा, शी सेड दैट। जर्मन जो है जर्मन ही रहेगा, इस जो है पास्ट में होगा, यानी वॉज बनेगा जो हमने अभी बोला, और इजी ही रहेगा, टीच ही रहेगा। सो सेंटेंस क्या बनेगा? जर्मन, शी सेड दैट जर्मन वॉज इजी टू टीच, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, अगेन फ्रॉम चेंज द नरेशन, ही सेड द डॉग डाइड इन द नाइट। उसने बोला डॉग, कुत्ता जो है रात को मर गया। तो इसको क्या बनेगा? शी सेड ही रहेगा, उसके बाद दैट आएगा, द डॉग ही रहेगा। डाइड इन द नाइट, यानी कि वो रात को मर गया, मीन्स ये हैड पास्ट में बन जाएगा, हैड डाइड इन द नाइट बन जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी अगर हम देखें एग्जैक्टली सही बैठ रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ही सेड दैट द डॉग हैड डाइड इन द नाइट।
मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, दैट पीपल इलेक्टेड हिम मेयर। ये जो है यहाँ से एक्टिव पेसिव शुरू हो रहा है, एक्टिव पेसिव के सेंटेंस है। पीपल, लोगों ने क्या किया, उसको मेयर बना दिया। हमें इसको पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करना और सही जो आंसर बैठेगा वो बनेगा ही वॉज इलेक्टेड मेयर बाय द पीपल। सो अगर हम ऑप्शंस में ढूंढने की कोशिश करें, ऑप्शन नंबर बी सही बैठ रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ही वाज इलेक्टेड मेयर बाय द पीपल। मूविंग क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, डोंट लॉफ एट मी, मेरे ऊपर मत हंसो। राइट आंसर की बात करें, इसको जब हम पेशु में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, लेट से शुरू होगा, लेट मी बी नॉट लॉफड एट, यानी कि मेरे ऊपर हंसा ना जाए। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इस वाले केस में हम लेट का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे चले। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, आई सा हिम लीविंग द हाउस, मैंने उसको जाते हुए देखा। इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी कि उसको मैंने देखा जाते हुए, ही हैज बीन, क्योंकि सब्जेक्ट, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला आपको, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होता है। सो इसको क्या बनेगा, ही वॉज सीन लिविंग द हाउस बाय मी। सो ऑप्शन नंबर बी जो है सही बैठ रहा है, ही वॉज सीन लिविंग द हाउस बाय मी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, एंटोनियम्स ऑफ द वर्ड्स, यानी कि हमें इनके अपोजिट मीनिंग ढूंढने। आर्टिकुलेट पहला वर्ड है, आर्टिकुलेट का हमें अपोजिट ढूंढना है। इसका जो अपोजिट वर्ड है या जिस नियर टू अपोजिट इट्स मीनिंग, वो कौन सा वर्ड है। तो आर्टिकुलेट की बात करें हम, आर्टिकुलेट जो हमारे पास वर्ड है, इसका जो, एक सेकेंड, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अनक्लियर। आर्टिकुलेट का जो अपोजिट बनेगा एंटोनियम, वो बनेगा अनक्लियर। सो ऑप्शन नंबर 1 या ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 था हमारे पास, अगेन एंटोनियम ढूंढना है हमें वर्ड वाइल का। वाइल, VILE, इसका अपोजिट हमें ढूंढना है और इसका जो अपोजिट होता है वो होता है वर्चुअस। वर्चुअस, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 29, क्या है हमारे पास, सिनोनिम। हमें वर्ड के एक सिनोनिम ढूंढना है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। वर्ड है हमारे पास इनवेक्टिव। इनवेक्टिव का सिमिलर मीनिंग वर्ड कौन सा है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एब्यूसिव। एब्यूसिव जो है इनवेक्टिव का सिनोनिम बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चले। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास, अगेन फ्रॉम सिनोनिम सेक्शन, स्क्रैप। स्क्रैप का सिमिलर मीनिंग वर्ड कौन सा होता है। स्क्रैप मीन्स किसी चीज को खत्म करना, रद्द करना। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज रिजेक्ट। मूविंग टू नेक्स्ट सेक्शन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ द ईडियम और द फ्रेज। नेक्स्ट हमारे पास है ईडियम या कोई फ्रेज दिया हुआ है, हमें क्या करना है, हमें इसकी मीनिंग को ढूंढना है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन। सो पहला जो हमारे पास है, पहला ईडियम जो हमारे पास है, ये रहा पहला ईडियम, और क्या लिखा है, अगेंस्ट द क्लॉक। अगेंस्ट द क्लॉक ईडियम का क्या मतलब होता है, इससे इसको मैं आपको एज यूजुअल थोड़े से क्लूज दूंगा। अगेंस्ट द क्लॉक मतलब होता है कि घड़ी के खिलाफ करना। घड़ी के खिलाफ मतलब घड़ी धीरे धीरे चलती है, आप बहुत तेज चलो, और घड़ी से भी तेज चलो, और काम को घड़ी से भी तेज खत्म करो, तो ईडियम का मतलब निकल जाएगा अगेंस्ट द क्लोज, अगेंस्ट द क्लॉक, सॉरी। और ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, टू डू ए जॉब फास्ट, टू फिनिश इट बिफोर डेडलाइन। किसी काम को इतना तेज करना कि डेडलाइन से पहले उसको हमने फिनिश कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास 32, और ईडियम क्या है, फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ, यानी जमीन के चार कोने। और राइट आंसर कैसे हम ढूंढेंगे और कैसे क्लू हम इस्तेमाल करेंगे। फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ मतलब होता है जमीन के चार कोने, यानी कि पूरी जमीन, पूरी जो जमीन है, अर्थ प्लेनेट है, इस सब को हम लेते हैं तो कॉर्नर्स पे खड़ा होता, मतलब सारी जमीन हमने कवर कर दी। अकॉर्डिंगली जब हम ऑप्शन देखेंगे, फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो हमारे पास है 33 नंबर पे हमारे पास है गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब फिर से एक ईडियम है, इसकी मीनिंग क्या बनती है। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है कि आपके पास कोई गिफ्ट है, यानी आपको ऊपर वाले ने कोई ऐसी चीज दी है, कोई टैलेंट दिया है कि आप कुछ भी बोल पाते हो, कुछ भी बोल पाते हो। सो अगर हम ऑप्शन पे जाए, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, हैव द टैलेंट टू स्पीक वेल। अच्छा बोलने का टैलेंट होना, उसको गिफ्ट ऑफ द गैप बोलते। इन क्लू से आपको थोड़ा सा एग्जाम में आसानी होगी किसी भी
ईडियम की मीनिंग ढूंढने में। 34th है हमारे पास। 34th क्या है? रेड लेटर डे। रेड लेटर डे 34th नंबर पे हमारे पास फिर से एक ईडियम है, लेकिन रेड लेटर डे को आप डेंजर के साथ नहीं करोगे कंपेयर या मैच, तो उससे क्या है, आंसर खराब हो जाएगा। रेड लेटर डे का मतलब रेड मीन्स की जो दिखने में आए, जो ज़्यादा दिखे, जो चमके, जिसकी तरफ ज़्यादा लोग जाए, जो अट्रैक्ट करे लोगों को। और कौन सा चीज़ लोगों को अट्रैक्ट करता है? जो कोई स्पेशल चीज़ हो। तो स्पेशल चीज़ से स्पेशल डे बन जाता है। सो a very special day, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। रेड लेटर डे का मतलब होता है a very special day। ये था क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। इसके बाद जो है इनको हम होमोनॉम्स बोलते हैं या होमोफोन्स बोलते हैं। इनमें क्या करना हमें? इनमें हमें ये होमोनॉम्स है इनफैक्ट, यानी कि होमोनॉम्स हम उनको बोलते हैं जिनकी स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट हो लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम हो। हमें देखना है सही वर्ड ब्लैंक पे कौन सा आएगा। पहला क्या है? द डिश ऑफ ए स्नो क्लैड माउंटेन इज एक्साइटिंग, यानी कि वो नज़ारा, सुनो पहाड़ पे जो बर्फ थी उसका नज़ारा बहुत खूबसूरत था। तो नज़ारा जो है वो एक साइट कहलाता है, लेकिन कौन सा साइट? ऑप्शन नंबर C, that is SIGHT, ऑप्शन नंबर C will be the right answer। क्वेश्चन नंबर 36 पे चले। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास। I dash him very well, मैं उसको अच्छे से जानता हूँ। जानना कौन सा नो है उनमें? ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर C, I know him very well, KNOW will be the right answer। Moving to question number 37 and the last question of part 3rd of English section। His legal dash is Sheila, उसका जो लीगल वारिस है वो शीला है, और वारिस जो होता है हियर कहलाता है, लेकिन कौन सा हियर? HEIR, that means option number A will be the right answer। His legal here is Sheila। So option number A is the right answer of question number 37, and this was the last question of English MCQ series part number 3। 500 plus MCQs हम कवर करेंगे, जिसमें से आपको क्वेश्चंस कल को इंग्लिश सेक्शन में एज इट इज एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। इसके अलावा अगर ऑल राउंड टीचिंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक रिक्रूटमेंट की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचाए। तो इसके अलावा हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कराते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।